हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पीजीबीपी हेड का, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 4, 5 और 6। और तीनों क्वेश्चन दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ज़्यादातर सेक्शंस जो है वो इसमें मेंशन होंगे और इसमें कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बिना वेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की। एग्जामिन विथ रीजंस फॉर द फॉलोइंग सब डिविजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए हमको इसके साथ ट्रू एंड फॉल्स खेलना है और बताना है कि क्या जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। एक डीलर है जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का बिजनेस करता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसने पे किया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर कंसिडर कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो खुद शेयर एंड सिक्योरिटी का डीलर है और उसका मेन बिजनेस वही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ट्रू। ट्रू कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 36(1)(15 allows the deduction of the amount of securities transaction tax paid by the SSC in respect of taxable securities transactions entered into the course of business during the previous year as deduction from the business income of a dealer in shares and securities। तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो इसको अलाउ कर दिया जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वेयर अ पर्सन फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है ये, ठीक है, कैश बेसिस पे नहीं कर रहा, एक्रूअल बेसिस पे कर रहा है। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 हैज़ बीन अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ हो चुका है 25,000 एक्रूअल बेसिस पे। एंड इन अ लेटर ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट एक्सपेंडिचर एसएससी मेक्स द पेमेंट ऑफ 25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक। अब एक बार तो अलाउ हो गया एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे, अगले साल अब उस एक्सपेंडिचर का जिसका इन्होंने एंट्री मार के रखा था, एक्रूअल करके रखा था, उसका पेमेंट जो है वो कैश में कर दिया, सॉरी क्रॉस चेक में कर दिया। तो क्रॉस चेक को कैश के बराबर माना जाता है, ठीक है। 25,000 कैन बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 40A(3)(a) इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो क्या 25,000 जो है उसको वापस हम इनकम में जोड़ देंगे? तो आंसर इज यस। ये भी होगा दोस्तों ट्रू। ट्रू। As per section 40A(3)(a), in the case of an SSC following the mercantile system, if an expenditure has been allowed, पहले तो एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया ऑन ड्यू बेसिस एंड पेमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा किया, और वो भी अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे ही चेक। अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे ही चेक जो है वो 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया है। और जो बाकी सिस्टम है यहाँ पर, ये सब में भी वो पेमेंट कर सकता था, पर उसने कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं किया और उसने जो है क्रॉस चेक फॉलो किया। तो जो पेमेंट की है उसको डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच सच पेमेंट वाज मेड, उसको इनकम मान लिया जाएगा। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट में। It is mandatory to provide depreciation under section 32 of the Income Tax Act while computing the income under the head PGBP। क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 32 या ऑप्शनल है? तो आंसर इज मैंडेटरी है। सेक्शन 32 में मैंडेटरी किया गया है, तो वो भी ट्रू हो गया। According to the explanation 5 of section 32(1), allowance of depreciation is mandatory, therefore depreciation has to be provided mandatorily while calculating income from business profession, whether or not the SSC has claimed the same while computing his total income। depreciation कैलकुलेट करना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू GIC बाय मिस्टर लोमेस फॉर हिज एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय के लिए मेडिकल प्रीमियम पे किया है, बहुत अच्छी बात है, और अकाउंट पे चेक से पे किया है 27/12/24 को। इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36। क्या मेडिक्लेम, क्या जो मेडिक्लेम है वो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है और वो भी अकाउंट पे ही चेक से पे किया है? तो बिल्कुल है, तो हो जाएगा ट्रू। सेक्शन 36(1)
IB provide deduction in respect of the premium paid by an employer to keep in force an insurance on the health of his employee under scheme framed in behalf by GIC or any other mode. The medical insurer premium can be paid by any mode other than cash to be eligible to be deduction under section 36(1) IB. यानी कैश में पे करता तो डिसअलाउ हो जाता, पर इसने अकाउंट पे चेक से पे किया है तो ये अलाउ कर दिया जाएगा। फिर आते हैं 5th पॉइंट में, अंडर सेक्शन 35DDA। 35DDA एक सेक्शन है जो कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम के ऊपर बात करता है। एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर द एलिजिबल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अलोन कैन बी डन। ये बोलता है कि जब आपका एम्प्लॉय रिटायर होता है तो आप उसको VRS पे करते हो, और जब आप उसको VRS पे करते हो तो आप उसी ईयर में पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 5 साल में बढ़ता है। अगर आपको पता हो लॉ तो ये 5 साल में बढ़ता है, तुरंत नहीं मिलता। यानी अगर अभी पे किया है तो इस साल 1/5, अगले साल 1/5, ऐसे करके 5 साल तक इसको जो है डिडक्शन मिलेगा। देखो फॉल्स हो गया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग पेमेंट टू द एम्प्लॉय इन द कनेक्शन विद वॉलंटरी इज कमिंग इन द subsequent entitled to the deduction in the 5 equal annual installment beginning from the year in which each payment is made to the employee। यानी 5 साल में बटेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बोलता है एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC 1A can claim additional depreciation under section 32(1)(2)A in respect of the plant and machine acquired and installed in trading connection where increase in the value of such plant as compared to approved base year is more than 10%। सबसे पहली बात ट्रेडिंग एक्टिविटी में कब से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने लगा भाई? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मिलता है। तो यहाँ पर इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, तो आंसर होगा फॉल्स। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीन एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड बाय एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इसको कोई भी जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, चाहे वो नए स्कीम में हो या पुराने स्कीम में हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए स्कीम में तो वैसे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, पर पुराने स्कीम से भी टैक्स पे करेगा तो भी इसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? एग्जामिन विद रीजन द अलाउएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। यानी बोलता है कि जो नीचे मैं एक्सपेंस दे रहा हूँ मेरे को बताओ सीए सर, क्या सीए सर इसको मैं अलाउ करूँ या मैं ना करूँ? तो ये आप लोग जो सीए बनने वाले हो उनसे जो है क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो आप लोग को बताना है कि जो इसने एक्सपेंडिचर किया है वो आप अलाउ करेंगे या डिसअलाउ कर देंगे। आइए देखते हैं। प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअरियल वैल्यूएशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 5 लाख रुपीज, हाउएवर नो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी वाज मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ग्रेच्युटी में अगर आपको याद हो तो प्रोविजन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है। अगर ग्रेच्युटी सही में ड्यू हुआ है और सही में आप पे करने वाले हो तो उसका प्रोविजन बना सकते हो, पर इस केस में देखो ये पेमेंट भी तो नहीं कर रहा है, तो जब ग्रेच्युटी का प्रोविजन तो अलाउ नहीं है, ऊपर से ये पेमेंट भी नहीं करने वाला है, तो इसको कोई भी यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन। तो देखो दोस्तों 48(7) जो है वो ये बोलता है कि ग्रेच्युटी तभी अलाउड होगा जब प्रोविजन इज मेड फॉर द पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। अगर आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में डाल रहे हो तो ही पैसा आपको अलाउ किया जाएगा, या फिर जब आप उसके अकाउंट में ड्यू कर रहे हो और वो पेबल बन चुका है और आप एग्जैक्टली उसको पे करने वाले हो, तभी जो है आप उसका प्रोविजन बना सकते हो। तो प्रेजेंट केस में प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअरियल वैल्यूएशन जो है वहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए उसको जो है डिसअलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 40A(7), डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नोट, इट इज एड्यूम्ड एज सच प्रोविजन इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। वो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता ना कि प्रोविजन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए बना है। अगर नहीं लिखा है तो हम क्यों मानेंगे कि वो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए है?
दूसरा, परचेस ऑफ ऑयल सीड ऑफ 50,000 इन कैश फ्रॉम अ फार्मर ऑन अ बैंकिंग डे। अभी बैंकिंग डे तो है, बैंक चल रहा है, पर आपने किसान को 50,000 कैश में दे दिया, तो क्या अलाउ है? आंसर इज यस, अलाउ है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो सेक्शन 40A3 में जो रूल नंबर 6DD है वो बोलता है कि अगर आप फार्मर को कोई भी पेमेंट करते हो तो वो कैश में अलाउ किया जाता है। तो अलाउेबल एज डिडक्शन एज पर रूल 6DD इन केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू कल्टिवेटर, ग्रोवर एंड प्रोड्यूसर, नो disallowance under section 48(3) is attracted even though the cash payment exceeds 10,000। यानी आपको बिल्कुल अलाउ कर दिया जाएगा। therefore in the given case disallowance is not attracted, कोई भी डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा तो आपको ये एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया जाएगा। फिर हम आते हैं टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 20,000। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स जो है उसका टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाता है सैलरी हेड में, अगर आपको याद हो तो जब उधर एग्जेम्प्ट किया जा रहा है तो इसको तो भाई साहब टैक्सेबल करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉट अलाउेबल है डिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स 20,000 पेड बाय द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 1010C। एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जेम्प्ट है, मैंने आपको बताया। As per section 40A5, such income tax paid by the employer is not deductible while computing the business income, यानी यहाँ पर उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में, 50,000 का पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड से फायर इंश्योरेंस। तो सवाल इसका ये है कि क्या क्रेडिट कार्ड जो हमारा प्रिस्क्राइब मोड है उसके अंदर कवर होता है? अगर कवर नहीं होता तो पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है उसको हमको डिसअलाउ करना पड़ जाएगा। पर हाँ, क्रेडिट कार्ड तो कवर होता है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल अलाउ कर दिया जाएगा। अलाउेबल एज डिडक्शन, पेमेंट फॉर फायर इंश्योरेंस इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 36(1) सिंस द पेमेंट इज मेड बाय क्रेडिट कार्ड विच इज अ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, देयरफॉर नो डिसअलाउंस हैज बीन अट्रैक्टेड। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्रेडिट कार्ड वाला भी अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके प्रिस्क्राइब मोड में क्रेडिट कार्ड भी आ चुका है। फिर सैलरी पेमेंट की 10 लाख की, कितने की? 10 लाख की, और आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है। आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया तो टीडीएस काटना मैंडेटरी है, और इसने टीडीएस नहीं काटा है और एक्स ने भी कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, तो क्या होगा? तो होगा क्या, इसका पूरा एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A3 इज अटेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट ऑफ 10 लाख आउटसाइड इंडिया बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। पूरा का पूरा 100% डिसअलाउ, पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि एनआर था ये, है ना। रेसिडेंट होता तो 30% वाले में एक बार सोचते भी, पर पूरा डिसअलाउ कर दो, क्योंकि एनआर था और टीडीएस भी नहीं काटा भाई साहब ने, और सामने वाले ने टैक्स भी नहीं पटाया। पेमेंट मेड इन कैश 30,000 टू अ ट्रांसपोर्टर इन अ डे फॉर कैरिज ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टर को 30,000 दिया, 10,000 से ज़्यादा दिया तो क्या डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, ट्रांसपोर्टर के लिए जो लिमिट है वो है 35,000, तो 35,000 की लिमिट है, तो यहाँ पर बिल्कुल अलाउ कर दिया जाएगा 40A3 में, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो 35,000 है और इसने 30,000 दिया है कैश में, तो बिल्कुल अलाउ कर दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब आते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिन विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फिर से ट्रू और फॉल्स खेलना है हमको इसके साथ, और हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 को मद्देनजर रखते हुए ट्रू और फॉल्स खेलना है, ठीक है। आइए, पेमेंट मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16 फरवरी 25 फॉर 25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक इज हिट बाय द प्रोविजन ऑफ 40A3। बिल्कुल सही बात है, क्रॉस चेक को हम कैश मानते हैं और कैश में 10,000 से ऊपर का पेमेंट किया इसने, तो बिल्कुल 40A3 में जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रू, इन ऑर्डर टू एस्केप द डिसअलाउंस स्पेसिफाइड इन 40A3 पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर और टू हैव बीन मेड थ्रू अकाउंट पे चेक। क्रॉस चेक से किया तो उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा, अगर अकाउंट पे चेक से किया होता तो अलाउ कर देते, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, बी, it is a condition precedent to write off in the books of accounts the amount due from debtor to claim the deduction of the bad debt। तो bad debt claim करते हैं तो आपको याद होगा एक प्रोविजन है जो कि ये बोलता है कि bad debt जो है वो राइट ऑफ होना चाहिए। अगर बैड डेट राइट ऑफ नहीं हुआ आपके बुक से तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सही बात है, वो कंडीशन बिल्कुल भी सही है, पर इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अगर ICDS के हिसाब से आपने किसी को इनकम में ले लिया था
अपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम में ले लिया, पर आपने बुक्स में उसको इनकम में लिया ही नहीं है, तो जब डिडक्ट करोगे तो उसको राइट ऑफ कैसे करोगे? तो उस केस में राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना राइट ऑफ के भी अलाउ कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर जो लिखा है कंडीशन वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। It is mandatory to write off the amount due from a debtor as not receivable in the books of accounts in order to claim same as bad debt under section 36(1)(8). However, where the debt has been taken into account in computing the income of SSC basis of ICDS notified, ICDS के हिसाब से आपने जो है उसको बिना रिकॉर्ड किए अकाउंट में ले लिया और फिर वो बैड डेप्ट अलाउ हो गया उस प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वो इररिकवरेबल था। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बताया, वो एक्सेप्शन जो है उसके अलावा आपको हर केस में राइट ऑफ करना मैंडेटरी है। तो राइट ऑफ नहीं करोगे बैड डेप्ट को तो आपको डिडक्शन क्लेम करने नहीं मिलेगा। फिर आते हैं दोस्तों बी का सेकेंड पॉइंट है फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7B inter alia from the amount payable to a non-resident as rent and royalty will result in disallowance while computing the business income where the non-resident is paying has not paid the tax। सही बात है, अगर आप किसी एनआर को पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना मैंडेटरी है और टीडीएस आपने नहीं काटा तो वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो ट्रू सेक्शन 40A(IA) provides that the failure to deduct tax at source from inter alia rent royalty payable to a NR in accordance with the provision of chapter 17B will result in disallowance of such expenditure where the non-resident payee has not paid the tax on such income। बिल्कुल भी सही बात है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ये हो गया दोस्तों हमारा तीनों क्वेश्चन 4, 5, 6 तीनों जो है वो हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पे है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो तक बने रहिए। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।